सो हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि ईपीएफ होता क्या है, ईपीएफ कैसे गवर्न किया जाता है, ईपीएफ के अंदर क्या नए चेंजेस आए हैं और ईपीएफ की टैक्सेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल पायनियर एडू हब एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड व्यू देखेंगे, ईपीएफ होता क्या है और तो उसके बाद उसके फर्दर एस्पेक्ट्स को देखेंगे। सो जो ईपीएफ जो है वो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन से गवर्न होता है, जो इसको एडमिनिस्टर करती है वो बॉडी। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टास्क्ड टू असेस द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ये जो ट्रस्टीज होते हैं ये ईपीएफओ के अंदर होते हैं, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि उसके लिए रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, नई नई या चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो जो ईपीएफओ है दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द ईपीएफ फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 and this is under the administrative control of Ministry of Employment and Labour, Government of India. EPFO is one of the world's largest social security organization. It is the world's largest social security organization in terms of दो चीजों में, क्लाइंटेल प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे ज्यादा पैसा इनके पास आता है और सबसे ज्यादा अकाउंट्स इनके पास है। एनुअल रिपोर्ट 16-17 की देखें तो 19.34 करोड़ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते थे बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। 1 अक्टूबर 2014 को एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव चेंज बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आया था in which they have launched universal account number for the employees covered by the EPFO to enable them PF number portability। इसमें क्या होता है कि यूएएन नंबर आने के बाद जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑनलाइन अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं और उसमें वेरियस अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। उनके पास बैंक की पासबुक, जैसे वहां पे पीएफ की पासबुक होती है जिसमें वो चेक करते हैं कि कितना उनका पीएफ एक्यूमुलेट हुआ है, किस किस एम्प्लॉयर ने कब से लेकर कब तक जमा कराया है, और अगर वो चाहें तो ऑनलाइन उसको क्लेम भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। So further, the total assets under management are more than 11 लाख करोड़। ये 2018 की फिगर है, more than 11 लाख करोड़ की फिगर्स को ये मैनेज कर रहे थे उस टाइम पे। और जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? इंडिया में तो पूरे पे होता है, पर जम्मू एंड कश्मीर में जैसे कि बहुत सारे एक्ट नहीं अप्लाई होते, ये भी अप्लाई नहीं होता है। और जो यूएन है दैट इज, and you should know the UN information, that is it is a 12 digit number allotted to the employee जो contribute करेगा EPF में। This will be generated by the PF for the PF member by the EPFO. The UN will act as an umbrella for the multiple member IDs allotted to an individual by different establishment and also remain same throughout the lifetime of employee। इसका मतलब है एक ही UN नंबर एक एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा जो कि कंट्रीब्यूट करेगा EPF में, जिसका पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा ईपीएफ फंड में, और वो कहीं भी अगर शिफ्ट होता है तो एक ही यूएएन नंबर को यूज किया जाएगा और एक ही यूएएन नंबर जो होगा थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द एम्प्लॉय वो वैलिड रहेगा एंड इट डज नॉट चेंज विद द चेंजेस इन द जॉब। The idea is to link the multiple identification number allotted to a single member under single universal account number। So पहले क्या होता था, जहां पे भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय ज्वाइन करता था वहां पे उसको एक नया यूएएन नंबर मिल जाता था, बट इसको चेंज करके अब ऐसा किया गया है कि जहां पे भी वो नया ज्वाइन करेगा, नई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, तो वो पुराना ही यूएएन नंबर उसको ऑर्गेनाइजेशन को बता देगा। वो ऑर्गेनाइजेशन उसी पीएफ या यूएएन नंबर को कंटिन्यू करेगी और उसी में पैसा जमा कराएगी। एंड दिस विल हेल्प द मेंबर टू व्यू द डिटेल्स ऑफ ऑल द मेंबर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जहां पे भी उसने ज्वाइन किया था, जहां से भी उसके पास पैसा आया था, वो सब उस पे देख सकता है। सो द मेजर बेनिफिट ऑफ द यूएएन will include easy tagging of multiple employees provident fund member ID under a single number, thus reducing the confusion. The UN will help in easy transfer and withdrawals of the claim। So आप जितना पैसा जमा है UN की मदद से आप उसको निकाल सकते हैं। Along with these services like online पासबुक आपको दिखेगी, SMS की सर्विसेज उस पर दी जाएगी। ऑन ईच डिपॉजिट ऑफ कंट्रीब्यूशन आपके पास ऑनलाइन SMS आएगा एंड ऑनलाइन KYC अपडेट, आप उस पर अपनी इंफॉर्मेशन जो है जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक करना, वो आप ऑनलाइन कर पाएंगे। दैट विल बी ऑन द बेस्ड ऑफ यूएएन नंबर। वन कैन ट्रांसफर द बैलेंस फ्रॉम वन ईपीएफ टू हिज और हर अनदर ईपीएफ अकाउंट विद द हेल्प ऑफ यूएएन। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपको डालना है तो यूएएन नंबर से वो इजिली हो सकता है। So there are new UN portals start to check your EPF balance and nowadays all the details how to check the UN status, download the EPF passbook, चेक द ईपीएफ बैलेंस, प्रोविडेंट फंड का क्लेम करना है अगर आपको, और भी ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज लाइक आधार लिंकिंग इज अवेलेबल ऑन द न्यू यूएन पोर्टल। EPFO has now started to provide the refund of the administrative charges। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस बाय द एम्प्लॉयर पे किए जाते हैं उसका भी रिफंड अब ऑर्गेनाइजेशन देने लग गई हैं बोनस के रूप में, इफ ऑल द KYC डिटेल्स आर अपडेटेड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। दिस इंसेंटिव प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड फॉर द ईयर इन
2016-17 में ये अनाउंस किया गया था ताकि सारी की सारी केवाईसी अपडेट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी केवाईसी उस टाइम पे लोगों ने अपडेट नहीं करी थी। ईपीएफओ की साइट भी उससे पहले अच्छी तरह मेंटेन नहीं होती, बट इस ईयर के बाद इस केवाईसी को अपडेट करने पे जोर दिया गया था। द मेंबर हु इज अनेबल टू विड्रॉ द पीएफ for any reason they can withdraw without the consent of the employer. They can submit form 19 for EPF and form 10C for EPS. These are different. Employees pension scheme, pension अलग चीज होती है. With any of the following official attestation to EPFO office in which EPF account is maintained. So there are a list available on the internet जिसमें ऑफिशियल्स की उनकी पोस्ट के हिसाब से उनको हम ईपीएफओ ऑफिस में अटेस्टेशन के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं ताकि हम रिफंड के लिए अप्लाई कर सकें। So UAN number provided by the EPFO is mainly used to track PF balance and claim the status. For these two things, these UAN number are majorly used. So you have to activate this by visiting the near EPFO office. You will not be able to track your PF status and balance without any activation. So you have to visit the EPFO office for once. So आगे देखते हैं कि पेमेंट जो होती है वो पेमेंट की परसेंटेज क्या है ईपीएफ के अंदर। So through a provident fund you can contribute a part of your salary each month toward the pension so that आप एक अमाउंट को एक्यूमुलेट कर सके, चाहे वो रिटायरमेंट में या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर आपको कोई परेशानी है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, तो उस टाइम पे आप उसको निकाल के आप यूज कर सकें। So the amount accumulates over a period of time and you get it as a lump sum upon the retirement or at the end of the employment. Every setup with more than 20 employees or more has to offer PF to its employees. So किसी भी कंपनी में अगर 20 या उससे ज़्यादा employees हैं तो उनको ऑफर करना होता है, एक ऑप्शन देते हैं वो कि आपको ईपीएफ के अंदर ऑप्ट करना है या नहीं करना है। सो थ्रू अ प्रोविडेंट फंड यू कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ योर सैलरी ईच मंथ। सो ये अगेन आगे आई थिंक सो इसको इग्नोर करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे ईपीएफ की? पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन हैज टू बी मेड बोथ बाय द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर। द कॉन्ट्रीब्यूशन गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द प्रोविडेंट फंड इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। सो आप अगर अभी कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप ही के नाम पे एम्प्लॉयर का पार्ट और एम्प्लॉय का पार्ट आपकी मतलब आपकी सैलरी में से कट करके वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को या फिर ईपीएफओ डिपार्टमेंट को डिपॉजिट किया जाएगा। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर इज 12% ऑफ द बेसिक वेज प्लस डीए। सो बेसिक वेज के ऊपर प्लस जो डीए होता है उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं एम्प्लॉयर 12% जो होता है आपकी सैलरी का बेसिक सैलरी प्लस डीए पे, डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता होता है उस पे आपका 12% कैलकुलेट करके वो जमा कराता है। सो उसके लिए तो एक लिमिट है, बट आप भी जनरली क्या होता है 12% एम्प्लॉयज कराता है एंड 12% ही एम्प्लॉयर कराता है। बट एम्प्लॉयर के लिए ये लिमिट है कि उसको 12% कराना है, बट आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे तो और भी ज्यादा करा सकते हैं। द एम्प्लॉय मेक्स एन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 12%। हाउएवर नोट दैट इफ यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन where the number of employees is less than 20, then under the rules of the Employees Provident Fund organization, the body which manages the scheme, the contribution of both the employees and employer is restricted to 10. ये particular is less than 20 वाली के लिए applicable है। In most cases for those working in the private sector, for example दे देते हैं it's the basic salary on which contribution is computed. For instance, if your basic monthly salary, क्योंकि वहाँ पे generally DA होता ही नहीं है, अगर बेसिकली आपको मंथली सैलरी जो मिल रही है वो 30,000 मिल रही है, देन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय यू एंड योर एम्प्लॉयर वुड बी 3600 बिकॉज 30,000 का 12% होगा 3600 एम्प्लॉयर करेगा और 3600 एम्प्लॉय की सैलरी से काटा जाएगा और ईपीएफओ डिपार्टमेंट को जमा करा दिया जाएगा। हायर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब आपकी मनचाही कॉन्ट्रीब्यूशन। सो नोट दैट यू कैन मेक अ हायर कॉन्ट्रीब्यूशन देन द स्टिपुलेटेड 12% ऑफ योर बेसिक पे। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। सो वो वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड कंसिडर किया जाता है और उसमें जाता है। हाउएवर इन सच अ सिनेरियो इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू मेक अ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि आप चाहेंगे कि एम्प्लॉयर की जेब से भी ज्यादा निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर को 12% की लिमिट में ही कंसीडर होगा, आप जितना मर्जी कर लीजिए। इन अ बिट टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द वुमेन एम्प्लॉयज, और ताकि वो टेक होम सैलरी ज्यादा ले जा सके, उनको सप्लीमेंट किया जा सके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन
2018 के बजट में ब्रॉट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज टू 8% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट एज अगेंस्ट 12% और 10%, ताकि जो उनके पास घर ले जाने की सैलरी बचे, उनकी जो सैलरी है उसकी बेसिक सैलरी का 8% कटे, 12 ना कटे, ताकि जो बचा हुआ 4% या फिर 2% है वो ज्यादा ले जा सकें, क्योंकि उनको यहाँ कंसीडर किया गया था उनकी नीड ज्यादा होगी, उनको घर पे सपोर्ट करना होगा, इसलिए उस कंट्रीब्यूशन को कम कर दिया गया है। हाउएवर देयर विल बी नो चेंज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को 12% ही कंट्रीब्यूट करना होगा, इट विल रिमेन द सेम 12% और 10%. Now, how to withdraw the PF? This is the biggest issue which is being faced nowadays by so many employees, that how can we withdraw the PF? ये मैं आपको ऑनलाइन दिखाना चाहूंगा कि PF को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं हम। So, ये बजाज फिनसर्व की साइट है जिसमें आप देखेंगे what do you need to withdraw the PF amount online using EPFO portal. So, आपके पास UN होगा और UN रजिस्टर करते समय आपने वहां पे पासवर्ड जनरेट करा होगा। So, आपको लॉग इन करना है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे, KYC अपडेटेड होनी चाहिए आपकी, वेरीफाई, अगर आपको मॉडिफाई करनी है बेसिक डिटेल्स तो आप वो भी कर सकते हैं, और उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आपको क्लेम करना होगा फॉर्म 31, 19 एंड 10C के अंदर कि आपको अपने पैसे वापस चाहिए उसके अंदर। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑनलाइन सर्विस टैब ऑन द UN डैशबोर्ड एंड क्लिक ऑन दिस क्लेम फॉर्म। सो आपके पास ये एक विंडो जनरेट हो जाएगी, इसमें आपको PF एडवांस देना पड़ेगा कि आई वांट टू अप्लाई फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ हाउस देना है, मैरिज के लिए देना है, या फिर इलनेस की वजह से वापस पैसे चाहिए, कि नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, क्योंकि आप रिटायरमेंट से पहले आप अमाउंट अपना चाहते हैं, 90% विड्रॉल करना चाहते हैं बिफोर रिटायरमेंट, तो आपकी कम से कम एज आपकी 26 होनी चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए तो आप उसके लिए भी निकाल सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव फ्रॉम द आई वांट टू अप्लाई फॉर टैब यू विल सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देन अप्रूवल ऑफ क्लेम के लिए आपको ये वेरीफाई करना होगा, आई एग्री, यू हैव टू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, देन योर क्लेम इज देन फॉरवर्डेड टू द एम्प्लॉयर फॉर अप्रूवल, क्योंकि उन्होंने भी पैसा जमा कराया था आपके उसमें, बिकॉज वो ये चेक करेंगे कि आपने वहां से रिजाइन कर दिया है या फिर नहीं किया है। एज सुन एज द क्लेम इज अप्रूव द PF फंड विल बी क्रेडिटेड टू योर सेविंग्स अकाउंट, जो कि आपके इस वेबसाइट पे लिंक्ड होता है। सो आगे देखेंगे कि अब इतना कुछ हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, महीने का महीना पैसा हमारा EPFO के अंदर जा रहा है, साल में जब इनकम टैक्स भरते हैं तो क्या उस पर भी कुछ फायदे हैं? बिल्कुल उस पर फायदे हैं। एज पर द प्रोविडेंट फंड विड्रॉल रूल्स, इफ द एम्प्लॉयज हैज नॉट वर्क फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 years, तो इसमें 5 year का एक स्लैब है कि आप अगर 5 साल EPF कटवाते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, तो आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं लगेगी, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। द अमाउंट विड्रॉन इज नॉट टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इन द ईयर ऑफ रिसीट। यहाँ पे टैक्स फ्री नहीं होने की बात हो रही है, वो क्यों हो रही है अभी आगे पता चल जाएगा। द प्रोविडेंट फंड बैलेंस टैक्सेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंसर्न जो कि एवरी एम्प्लॉय नीड्स टू टेक केयर ऑफ। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बैलेंस इज टैक्स फ्री if the employee has completed continuous service with his or her employer for a period of 5 years or more. However, there are 2 important exceptions कि आप अगर 5 साल से पहले भी विड्रॉ करते हैं तो भी इनकम टैक्स ना लगे, उसके लिए क्या ऑप्शन है। एंड द EPF बैलेंस में स्टिल रिमेन टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय इवन इफ अगर आप 5 साल से पहले निकाल लेते हैं। फर्स्टली पहला कैसा ऑप्शन होगा वो, सो पहला क्या ऑप्शन होगा, द एम्प्लॉय में हैव टू टर्मिनेट द सर्विस बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, due to the employer closing down the business, for any other cause beyond the control of the employee, आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी वजह से। जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन में आपको विड्रॉल चाहिए, ये बहुत आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो आप इसमें भी निकाल सकते हैं। इन सच केसेस इवन इफ देयर इज अ लेस देन ऑफ 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, EPF बैलेंस रिमेन्स टैक्स फ्री। आपका ये बैलेंस जो आप विड्रॉ कर लेंगे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, वो टैक्स फ्री रहेगा। सेकेंडली, इवन इफ द एम्प्लॉयर हैज लेस देन 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, सेकेंडली आप टैक्स फ्री कब कर सकते हैं उसे, इफ द एम्प्लॉय चेंजेस एम्प्लॉयर एंड ट्रांसफर कर दे अपना PF बैलेंस टू द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आप सेम UN नंबर सेम नई ऑर्गेनाइजेशन को आप देंगे, तो वो आपका जो PF बैलेंस है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। द PF अमाउंट ट्रांसफर रिमेन्स टैक्स फ्री, देयरफॉर इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू ट्रांसफर द PF बैलेंस व्हाइल चेंजिंग द जॉब्स। एंड 80C जो है एग्जाम करता है साल के बाद, अब जब इनकम निकालेंगे तो सेक्शन 80C एग्जाम करेगा, जितना भी आप ड्यूरिंग द ईयर आपने अगर कंट्रीब्यूट किया है, आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है मेड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम योर इनकम। एज पर EPF विड्रॉल रूल्स, टैक्स ऑन द प्रोविडेंट फंड विड्रॉल बिफोर द 5 year इज एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू सब एग्जाम्पशन जो हमने पढ़ी।
Further, the employer contribution along with interest earned on employees contribution gets added to the employee's income for that year. पहले उसको ऐड कर दिया जाता है. Also, all the deduction claimed by the employee will have to be reversed and applicable tax will have to be paid to the employee. ये कौन सा केस है जिसमें आप 5 साल से पहले निकाल देते हैं और आप अपना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर नहीं कराएंगे. मान लो आपने 3 साल बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया और आपने कहीं जॉब दोबारा नहीं करी और पीएफ बैलेंस को आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका जितना भी पीछे आपका डिडक्शन मिल चुकी थी इनकम टैक्स, वो सारा टैक्स हो जाएगा. और जितना भी उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, जो कि इसमें इंटरेस्ट जो ईपीएफ डिपार्टमेंट ने 8.33% समथिंग का इंटरेस्ट जो ये वेरी होता रहता है, जो आपको मिलता है आपके बैलेंस एक्यूमुलेट होने पे ईपीएफ अकाउंट के अंदर, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा. In addition, any notional tax that would have been payable even if deduction was not availed will be required to paid. Therefore, in order to avoid tax, ideally transfer the PF balance to a new employer as and when you shift the job. Interest on EPF पोस्ट रिटायरमेंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ईपीएफ के ऊपर, उस पे उसको बचाने के लिए, उसको एग्जेम्प्ट कराने के लिए क्या तरीका है? पोस्ट रिटायरमेंट और आफ्टर लीविंग द जॉब पीपल जनरली क्या करते हैं, डू नॉट विड्रॉ देयर और डिले करते हैं विड्रॉइंग द एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम द ईपीएफ अकाउंट. सो उस केस में क्या होगा, देयर कैन बी वेरियस रीजन वाई द पीपल डू सो, बट इट रिमेन्स अ लायबिलिटी फॉर ईपीएफ डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि आपने जॉब छोड़ दी है या फिर आप रिटायर हो गए हैं, तो उनको वापस कर देना चाहिए था पैसा, क्योंकि इसी टाइम के लिए तो आपने वो पैसा इकट्ठा किया था. तो अब ईपीएफओ डिपार्टमेंट के लिए वो एक लायबिलिटी बन जाता है. सो तो इस चीज को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने क्या किया है, सो अब गवर्नमेंट निग्लेक्ट कर रही है ईपीएफओ अकाउंट्स को, स्पेशली द वंस इन विच नो कंट्रीब्यूशन आर बीइंग मेड एट ऑल, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट या फिर एम्प्लॉय की सर्विस छूटने के बाद उसमें कोई कंट्रीब्यूशन तो जाता नहीं है मंथली बेसिस पे, तो उनके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है. तो उस चीज को डिस्करेज करने के लिए उन्होंने उसको टैक्सेबिलिटी के अंदर ला दिया गया है कि अब अगर लेट कोई निकालेगा तो वो टैक्स होएगा पैसा, और आप जल्दी निकाल लेंगे तो वो टैक्स नहीं होएगा. In 2011, the EPFO stopped paying interest on accounts that had been inoperative for more than 3 years. So 36 मंथ से ज्यादा अगर आप इनऑपरेटिव छोड़ देंगे, उसको आपने बैलेंस नहीं निकाला कि मैं कभी निकाल लूंगा या आपको रब नहीं पता लगा, तो उसके ऊपर फिर वो इंटरेस्ट पे करना भी बंद कर देंगे. बट इन 2016 द रूल चेंज्ड एंड EPFO said that inoperative accounts will also earn. यह बड़ा चेंज अनाउंस किया गया कि इतना सारा जो पैसा पड़ा है उस पे अकाउंट होल्डर को EPFO पैसा भी देगा इंटरेस्ट का. But after the retirement of the account holder, EPFO will not pay this because the account becomes inoperative. So these were the backgrounds, the taxability of the taxability is the issues which are faced by employees, which we have just discussed for EPF. And you should all have a good knowledge about EPF because most of us do job in organization, whether in government or private, and their PF is deducted from our salary, so we should know everything about it. So we'll conclude it here. So I'll again ask you to subscribe the channel, and अगर वीडियो पसंद आई है तो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो लाइक कर देना पायनियर यूट्यूब चैनल को. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.